नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। क्या मायावती को कांग्रेस प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करने जा रही है? क्या मायावती इंतजार कर रही हैं कि पूरे देश में एक बार चुनाव की घोषणा हो जाए, आचार संहिता लग जाए, जिससे वो सीबीआई और ईडी के चुंगल से बाहर निकल आए? क्या सोनिया गांधी ने अखिलेश और मायावती को तैयार कर लिया है इस गठबंधन के लिए? और क्या अगर ऐसा हो गया, कांग्रेस ने यह तय कर लिया कि मायावती को हम प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर देंगे, तो फिर चुनाव की तस्वीर क्या रहेगी? पंजाब, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन जगह पे दलित वोट बहुत संख्या में है। दलितों के बीच में ये चेतना अगर जागृत हुई कि पहली बार देश में हमारा प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा? क्या यही कारण है कि कांग्रेस ने अपनी पहली सूची में उत्तर प्रदेश डिक्लेयर नहीं किया? मायावती से बातचीत को निर्णायक मोड़ तक पहुंच जाने का इंतजार कर रही है कांग्रेस। एक लंबा प्लान कांग्रेस ने तैयार कर लिया है। ये बातें होंगी अभी अभी इसी बातचीत में मैं आगे आपको विस्तार से बताऊंगा। प्रधानमंत्री जी ने क्या नाटक किया? पहले सिलेंडर कई गुना महंगा कर दिया, फिर 100 रुपए कम किया और कहा देखो, हमने तुम्हें महिला दिवस पर तोहफा दे दिया। क्या ऐसी दिए जाते हैं तोहफा? पहले गला काट लो और फिर पूछो दर्द तो नहीं हुआ। लेकिन ये राजनीति है, या नाटक सारे ऐसे ही होते हैं। तो क्या है स्थिति? पार्टी की स्थिति क्या है? प्रधानमंत्री इतना क्यों चिंतित हैं? क्या कारण है कि वो कांग्रेस के लोगों को तोड़ना चाहते हैं? वो राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को तोड़ना चाहते हैं, सपा के लोगों को तोड़ना चाहते हैं और ला के भाजपा का उम्मीदवार बनाना चाहते हैं। तो इतने सालों से जो बात चल रही थी कि हमने बूथ पे जाके काम किया है, हमने संगठन पे काम किया है, तो जो गोदी मीडिया चिल्लाता था बीजेपी की तो महीनों से तैयारी पूरी है, एक एक बूथ की तैयारी पूरी कर ली है, एक एक व्यक्ति के बारे में मालूम कर लिया है। अगर सब कुछ मालूम कर लिया, तो ये क्यों नहीं मालूम किया कि जो सांसद हैं, जिनको फिर टिकट दिया गया, जैसे ही टिकट दोगे, उनकी सेक्स वाली सीडियां वायरल हो जाएंगी, उनकी रशियन लड़कियों के संग सेक्स करती हुई सीडी वायरल हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के दूसरे जिले से एक सांसद की रंगीनी कहानियां सामने आ जाएंगी। पहले वाले का टिकट कट गया। बंग बंगाल में एक कैंडिडेट ने लड़ने से मना कर दिया, पवन सिंह ने लड़ने से मना कर दिया। तो क्या यही तैयारी थी? या तैयारी कुछ नहीं थी, गोदी मीडिया 400 पार का नाटक कर रहा है जिससे हवा बनाई जा सके। इन सारे मुद्दों पर बेहतरीन बातचीत आज मैंने अभय दुबे जी के साथ की है। जाने माने पत्रकार, तमाम बड़े टीवी चैनलों पर आप उनको देखते रहते हैं, बहुत अच्छी किताबें लिखी हैं, देश की राजनीति की बहुत गहरी पकड़ रखते हैं। चलते हैं सीधे अभय दुबे जी के पास। चैनल को प्लीज ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क पे स्वागत है आपका अभय जी। आपसे जब मैं पॉलिटिकल बातें करता हूँ तो सच में मुझे ही बड़ा मजा आता है, क्योंकि आपके पास इतनी सारी जानकारियां हैं ना। आपसे बात करते करते मेरी भी ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। और मैं सोचता रहता हूँ कितना अध्ययन किया होगा आपने, कितनी स्टडी करी होगी, इतनी जानकारी जुटा पाना। मुझे तो जरा सी चीजें याद रखने में बड़ी परेशानी हो जाती है। जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति खास तौर से जितना आप समझ सकते हैं, हुँ, जितना आप जानते हैं, काश मैं भी उतना जानता होता। हुँ, एक चर्चा बड़ी तेजी से हो रही है अभय जी, मेरे लोग मुझसे हुँ, पूछते हैं और हुँ, ये सवाल राजनीतिक गलियारों में बहुत तेजी के साथ फैल रहा है कि हुँ, कांग्रेस मायावती से बात कर रही है और हुँ, कांग्रेस चाहती है कि हम ऐलान कर दें कि मायावती देश की अगली हुँ, प्रधानमंत्री होगी। इसके पीछे रणनीति ये है कि दलित वोट जो भाजपा से कंफ्यूज है, वो हुँ। एक झटके में इंडिया गठबंधन में आ जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, इस खबर में कोई दम है? और अगर दम है तो फिर अखिलेश यादव क्या करेंगे? देखिए, पिछले हफ्ते इस खबर को सबसे पहले सोशल मीडिया पर मेरे और संतोष भारती के बीच में जो चर्चा होती है, उनके सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म लाउड इंडिया के ऊपर, उसमें एक लाउड अभय शो है, इसमें हफ्ते में एक बार मैं उनके साथ तरह-तरह के विषयों पर चर्चा करता हूँ। उसमें संतोष भारती ने ये सूचना सबसे पहले दी थी। संतोष भारती अपने सूत्रों के हवाले से काफ़ी विश्वास के साथ उन्होंने ये कहा कि सोनिया गांधी ने मायावती को मना लिया है और अखिलेश यादव को भी मना लिया है। अखिलेश यादव भी इस सहमति में शामिल हैं कि आप उत्तर प्रदेश में 25 सीटें लीजिए और 17 सीटों पे कांग्रेस लड़े और बाकी सीटों पे समाजवादी पार्टी लड़े और सारे देश के पैमाने पर राष्ट्रीय मंच पर मायावती को प्रधानमंत्री पद के विपक्ष के उम्मीदवार के रूप में नरेंद्र मोदी के मुकाबले पेश किया जाए। ये संतोष भारती की दी हुई सूचना है, ये मेरी दी हुई सूचना नहीं है।
मेरे ख्याल से सोशल मीडिया पे सबसे पहले एक वरिष्ठ पत्रकार ने, जो काफी भरोसे के पत्रकार हैं और मेरे मित्र भी हैं और मैं उनका बड़ा सम्मान भी करता हूं और हम लोगों के बीच में हर हफ्ते चर्चा भी होती है। सांसद भी उनका रहे हैं, कहना था, सांसद भी रहे हैं, किताब भी लिखी और एक हाँ जमाने में सांसद भी रह चुके हैं, अभी अखबार बहुत चौथी महत्वपूर्ण दुनिया किताब भी आई है, हाँ चौथी फरका दुनिया सांसद भी रह चुके हैं जब विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री थे उस वक्त। तो संतोष जी कहना था कि ऐसा 99% होना संभव है, 99%। माय गॉड। और मेरा कहना ये था कि अगर, मैंने कहा संतोष जी से मैंने बार बार कहा कि अगर बहुत बड़ा है, और मैं उसको खास तौर से रेखांकित करता हूं, अगर ऐसा होगा तो 2024 में लोकसभा चुनाव का जो खेल है उसके लिए ये गेम चेंजर साबित होगा। लेकिन संजय जी, मैं ये मानता हूं विपक्ष अगर वास्तव में नरेंद्र मोदी को कोई ढंग की चुनौती देना चाहता है तो उसे आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करनी पड़ेगी, कुछ लीक से हटकर सोचना पड़ेगा और ऐसी चीज कोई निकाल के लानी पड़ेगी जिसकी काट करने में भाजपा घनचक्कर हो जाए, उसकी समझ में ना आए कि इसकी काट कैसे की जाए। तो ये है एक तरीका। अगर ये होता है, अगर मायावती तैयार हो जाती हैं कि वो प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार बनने को तैयार है विपक्ष की, जाहिर है प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार बनेंगी तो स्वयं विपक्ष ही बना के पेश करेगा, तभी उनकी उम्मीदवारी को गंभीरता पूर्वक लिया जाएगा। और उत्तर प्रदेश में सीटों का इस प्रकार का विन्यास हो, बंटवारा हो, जिसका मैंने अभी आपसे जिक्र किया, 25-17 और बाकी बची हुई सीटें समाजवादी पार्टी की, तो बहुत से लोग इस देश में अपने जो राजनीतिक शक्तियों का संतुलन बदलेगा, बहुत से लोग अपनी अपनी पोजीशन के बारे में नए सिरे से सोचने लगेंगे। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी भी उत्तर प्रदेश में और दूसरी जगहों पर अपने टिकटों के ऊपर पुनर्विचार करने लगेगी, हो सकता है बहुत से टिकटों को बदल दे। पहली बात तो यह है कि भाजपा को, जिस तरह संतोष भारती को पता है, हमें और आपको पता है, मीडिया चैनल, भाजपा को भी इस बात पता है, क्योंकि ये तो लाउड इंडिया के ऊपर तो पिछले हफ्ते ये बात आ गई। हाँ, चर्चा में है, तो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है वो बाकायदा, हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, बाकी बात तो पहले से चल रही है। तो मेरा मानना यह है कि भाजपा ने भी पक्का इंतजाम कर रखा होगा कि मायावती को वो ऐसा न करने दे। अगर मायावती के दिमाग में भी ये बात आए तो भाजपा ने भी इसका पक्का इंतजाम कर रखा होगा। बहरहाल इसको हम छोड़ देते हैं कि मायावती को भाजपा कैसे रोकेगी। हम लोग इन संभावनाओं विचार कर सकते हैं कि अगर मायावती ऐसा करने के लिए तैयार हो गई तो क्या होगा। हाँ, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है। मेरा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए तब पूर्ण बहुमत की जुगाड़ करना, पूर्ण बहुमत प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि न केवल पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों का एक ऐसा गठजोड़ सारे देश के पैमाने पर होगा कि जितना भी गैर भाजपा वोट है, अगर 2019 के आंकड़ों में चला जाए तो जो गैर भाजपा वोट है वो 62% है। भाजपा को मान लें हम 37.8% मिले थे, अगर मान लें उन्हें मोटा मोटे उन्हें 38% वोट मिले थे, तो 62% देश में वोट ऐसा है जो गैर भाजपा वोट है। उस 62% वोट में से मान लीजिए कि 10-12% वोट बर्बाद भी हो जाता है, तब भी 50% वोट और बचता है जो अगर उसको एक अपना ध्रुव मिल जाए कहीं भी। देखिए, मायावती केवल ये नहीं कि जाटव वोट मायावती की वजह से मिल जाएंगे, भाई जाटव वोट उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है और कुछ जगहों पर है, बाकी दक्षिण भारत में जाटव वोट नहीं है, वहां तो माला है, माडगा है और दूसरे दलित हैं वहां तो। उससे क्या होगा कि एक बड़े पैमाने पर, एक सेकंड में रुकूंगा आपको अभय जी। जी जी, दक्षिण में अगर दलित वोट नहीं है तो केसीआर की और मायावती की फिर इस नजदीकी का मतलब क्या है? नहीं दलित वोट है, मैं कह रहा हूँ वो जाटव नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ। जाटव नहीं है। तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में तो माला, और जो उत्तर भारत में जाटव होते हैं, आप उनको मान लीजिए कि वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में माला है, माला है, हाँ, जो उत्तर भारत में पासी होते हैं, आप मान लीजिए वहां माडिगा है। हाँ, ये माना जा सकता है। दोनों के बीच में राजनीतिक होड़ भी है वहां, जबरदस्त। अच्छा, हाँ, जबरदस्त राजनीतिक होड़ भी है, वो बाकायदा वो होड़ रिकॉर्ड पर है। और लोगों ने, मतलब माडिगा चाहते हैं कि मालाओं से आरक्षण को बचा के कुछ हिस्सा उन्हें दिया जाए, वगैरह वगैरह, बहुत सारी इस तरह की बातें हैं जिस पर हम लोग कभी दलित राजनीति के संदर्भ में अलग से चर्चा कर सकते हैं। मेरा कहना यह है कि उससे सारे देश के पैमाने पर एक डिस्कोर्स बनेगा, एक हवा बनेगी। विपक्ष की एकता में सबसे ज्यादा कमी इसी चीज की है कि उनके पास हवा नहीं है, माहौल नहीं बन पा रहा, क्योंकि मीडिया है नहीं, नैरेटिव नहीं है, उन्होंने माहौल नहीं बनाया है। जैसे ही उनके पास एक तो चेहरा होगा, जिस चेहरे को नरेंद्र मोदी के बगल में पेश कर देंगे, वो जनता भी तुलना करेगी कि भाई बहन जी में और
प्रधानमंत्री जी में मोदी जी, बहन जी और मोदी जी के बीच में किसको चुना जाए? हर आदमी के पास एक विकल्प हो जाएगा मोदी जी का। मोदी जी के समर्थकों के पास भी मोदी जी का एक विकल्प होगा, मोदी जी के विरोधियों के पास भी मोदी जी का एक विकल्प होगा। आप मेरी बात को समझिए, मोदी जी के बहुत सारे समर्थक भी, जिन्होंने मोदी जी को इसलिए वोट दिया होगा क्योंकि उनके पास मोदी जी का कोई विकल्प नहीं था, जो टीना फैक्टर के दबाव में उन्होंने वोट दिया होगा, उन लोगों के पास भी इस बार एक विकल्प होगा। उस विकल्प को पसंद करें ना करें, ये हमें नहीं पता क्या होगा, लेकिन खेल बदल जाएगा। उनके पास एक विकल्प होगा जो ना 2014 में था ना 2019 में था। ये एक बहुत बड़ी बात होगी। फिर विपक्ष की सारी पार्टियां खड़ी होंगी। संतोष जी ने एक और बात कही थी, हम उसकी भी चर्चा कर लें, जरूरी है। उनका कहना यह है कि अभी अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी इस चीज से सहमत नहीं है, इस रणनीति से। मेरा इसका जवाब ये था, उन्हें कुछ आपत्तियां हैं। उन्होंने आपत्तियां क्या थी ये नहीं बताई, मैं परसों पूछूंगा उनसे, परसों मेरी उनसे चर्चा होगी, तब मैं पूछूंगा, आपको भी मैं अवगत कराऊंगा उससे। मेरा कहना ये था कि उनको कोई भी आपत्तियां हो, एक तो ये कि बहुत ज्यादा बड़ी आपत्तियां नहीं होंगी, लेकिन एक बार अगर सोनिया गांधी, अखिलेश, मायावती और कुछ लोग इस पर राजी हो गए, मान लो द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के लोग भी, स्टालिन भी इसके ऊपर राजी हो गए, ये सब लोग इसके ऊपर राजी हो गए, तो फिर बहुत जल्दी ही अरविंद केजरीवाल भी मान जाएंगे और ममता बनर्जी भी मान जाएंगे, क्योंकि इसका लाभ बिल्कुल स्पष्ट है सबके सामने। दिल्ली और पंजाब दोनों जगहों पर जहां पर आम आदमी पार्टी प्रमुख दावेदार है, उनके उम्मीदवारों को इसका लाभ मिलेगा। पंजाब में बहुत दलित वोट है। दिल्ली में भी, पंजाब में, दोनों जगह कांग्रेस के उम्मीदवारों को भी, जहां कांग्रेस का उम्मीदवार पंजाब में जिताऊ होगा उसे दलित वोट मिलेंगे, जहां आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार जिताऊ होगा उसे भी दलित वोट मिलेंगे। देखिए फिर सब चीज बदल जाएगी, टीवी में होने वाली बहस बदल जाएगी। फिर तो टीवी वाले जो मोदी जी की स्तुति में, आराधना में दिन रात लगे रहते हैं, उनको फिर मायावती की निंदा करनी पड़ेगी ना, मायावती के ऊपर हमला करना पड़ेगा। मैं अभी से शो का टाइटल बता देता हूँ। एक तरफ ईमानदार प्रधानमंत्री के दावेदार प्रधानमंत्री, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे प्रधानमंत्री। इस तरह के बनाने पड़ेंगे, उन्हें उनकी करना पड़ेगी। और जब वो ऐसा करेंगे, तब तक उन्हें दलित की बेटी का, जो दलित की बेटी वाला मुद्दा है, इसका भी मुकाबला करना पड़ेगा। फिर देखिए क्या होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं उससे भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी या उसका सुपड़ा साफ हो जाएगा, नरेंद्र मोदी हार जाएंगे, लेकिन भाजपा कल्पना भी नहीं कर सकती कितनी मुश्किलों का सामना उसे करना होगा। तो ये एक बहुत बड़ी घटना अगर हो सकती है, फिर मैं कह रहा हूं अगर ये बहुत बड़ा है, अगर ये घटना हो सकती है तो गेम चेंजर साबित होगी। नहीं होगी तो जैसा चल रहा है वैसे चलता रहेगा। अच्छा, जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, तब भी प्रधानमंत्री कुछ परेशान तो, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए। आज उन्होंने 5000 इन्फ्लुएंसर को बुलाया जो छोटे-छोटे सोशल मीडिया पे काम करते रहते हैं। उनको, मुझे पता चला, मेरे सोर्स बता रहे हैं कि उनको फंड देने की व्यवस्था की गई है। अलग-अलग विभाग उनको फंडिंग करेंगे। मतलब वो जो उनको समझ में आ गया कि सोशल मीडिया पे जो चल रहा है जी, वो उनके मतलब का नहीं है। इसलिए नहीं है कि डाटा बिंग्स की जो रिपोर्ट आती है, पॉलिटिकल कमेंटेटर में आप नाम निकालेंगे, जो पॉलिटिकल कमेंटेटर में, उसमें देश भर में 4 PM नंबर 1 पे आता है। और हम सरकार की आलोचना या सरकार की नीतियों पे बात करते हैं, सरकार किसी की भी। हम 2014 तक कांग्रेस की खिंचाई करते थे, कांग्रेस पे सवाल करते थे, कांग्रेस सरकार की आलोचना करते थे, और अब मौजूदा सरकार की, पत्रकार का काम ही होता है। तो उनको भी समझ में आ रहा होगा कि डेटा बिंग की रिपोर्ट में 10.5 करोड़ व्यू हमारे आ रहे हैं। तो इसका मतलब सोशल मीडिया पे उन लोगों को सुनने वाली तादाद ज्यादा है जो सरकार के बारीक से निगाह रख रहे हैं, और उनको मेन स्ट्रीम मीडिया, गोदी मीडिया में नहीं दिख रहा। कल मैं रिकॉर्ड देख रहा था अवय जी, 10.5 करोड़ पे मैं देश में नंबर 1 पे आ गया था। पिछले 28 दिनों में मैंने देखा 17 करोड़ व्यू हो चुके थे। यानी पिछली बार से ग्राफ इतना तेजी से, आपके शो को लाखों लोग देखते हैं। परसों आपने बात की तो 7-8 लाख लोगों ने देखा। तो इसका मतलब यह है कि जो आप बात कर रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं, जो इस प्लेटफॉर्म पे बातें हो रही हैं, उसको लोग पसंद कर रहे हैं, तभी करोड़ों लोग आ रहे हैं। तो इस टेम्परामेंट को देखकर अब वो लाएं कहां से, दूसरा 4 PM कहां से लाएं, दूसरा ऐसे चैनल कहां से लाएं? तो वो उन लोगों को ला रहे हैं जो कोई खाना बनाने में बहुत हुनरमंद है, जो कोई गीत गा रहा है, वो गीत गाते-गाते मोदी जी का गीत गाएगा। खाना बनाने वाला बताएगा कि नमक इतना डालो, चीनी इतना डालो, लेकिन मोदी जी ने बहुत अच्छा नमक और चीनी बनाया है देश में। ऐसी बातें करेंगे। ये डर है, क्या है? क्या कहलाता है अभय जी? सबसे पहले तो आपको, हालांकि मुझे इन बातों की जानकारी थी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि 4 PM बहुत बड़े पैमाने पर दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है।
और आपकी जो निष्ठा है ये उसका परिणाम है। मेरे ख्याल से आपको उसका सुफल एक ना एक दिन मिलना ही था। आप बहुत ही परिश्रमी और अध्यवसायी और आपने अपने अपने पैरों पे खड़े हुए जम के लोहा लेने वाले, आपका आलोचनात्मक मानस अभी जीवित है। और मीडिया कर्मियों की तरह देश के जो कमर्शियल मीडिया में है, आपका आलोचनात्मक मानस नहीं मरा है, ये एक बहुत उम्मीद की बात है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार के जो तथाकथित मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, इनको आगे करके मोदी जी उस रुझान को बदल पाएंगे जो कि एक भाजपा विरोधी या मोदी जी की आलोचना करने वाला रुझान सोशल मीडिया में बड़े पैमाने पर मौजूद है, जिसके शीर्ष पर आप 4 PM है। इसके लिए तो ना कुछ और करना पड़ेगा। मोदी जी को ये चिंता पुरानी है। मोदी जी ने जब से खुद ब्लॉग व्लॉग ये सब शुरू किया है, अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है, तभी से ही मोदी जी को लगने लगा है कि कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा। और देखिए, जब अगर ये चुन जाते हैं, दोबारा इनकी सरकार आ जाती है, तो जुलाई से ये नई अपराध संहिता लागू करेंगे। उस अपराध संहिता में अपने विरोधी यूट्यूब चैनलों के ऊपर सरकारी अटैक, सरकारी हमला होगा। उसमें इनके पास सुविधा होगी कि उस कानून का सहारा लेकर वो जिसको चाहेंगे उसको छोड़ देंगे और जिसको चाहेंगे उसके खिलाफ उसको रोकने की, उसका मुंह बंद करने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए हम लोगों को भी कुछ पेशबंदी करनी होगी। जिस तरह से ट्रक ड्राइवरों ने अपना आंदोलन किया, उसी तरह हम लोगों को भी कोई कानूनी कदम उठाने के बारे में अभी से सोचना शुरू कर देना चाहिए। अगर हम इसको नहीं सोचेंगे तो फिर ऐन मौके पर सरकार जब हमला करेगी तब फिर हम लोग अफरा तफरी में होंगे। इसलिए अभी से इसकी रणनीति के बारे में सोचना चाहिए और कानूनी सलाहकारों वगैरह से इसका कैसे मुकाबला किया जाए, क्योंकि तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को पूरी तरीके से बाधित करने वाला कानून होगा। और बाकी मोदी जी ने यह देख लिया है कि जो सरकारी किस्म के चैनल होते हैं उनके पास भी व्यूअरशिप होती है, लेकिन उतनी नहीं होती इतनी व्यूअरशिप आपके पास है या आपके जैसे अन्य चैनलों के पास व्यूअरशिप है। तो ये एक बहुत ऐसी चीज है जिसके ऊपर हमको भी गंभीरता पूर्वक सोचना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। अभय जी, आज मैं सुबह देख रहा था, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 100 रुपए सिलेंडर सस्ता, और पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कह दिया प्रधानमंत्री कितने महान है, राजा कितने महान है। तो मुझे वो किस्सा याद आया, मैंने जिक्र भी किया डिबेट में, कि एक राजा था, उसके जमाने में गेहूं जो था वो 300 रुपए से 1500 रुपए तक हो गया। प्रजा त्राही त्राही करने लगी। एक दिन जनता दरबार में आ गई, बाहर शोर हुआ, तो राजा ने वजीर से पूछा कि वजीर है हुआ क्या? तो वजीर ने कहा कि हजूर 300 रुपए से 1500 रुपए हो गया है, तो बड़ा परेशान है जनता, खाने के पैसे नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा 10-20 नेताओं को बुला लाओ। जनता अंदर आ गई, बोला और सबको बुला लाओ। जनता आ गई, बोले, राजा ने पूछा बताओ परेशानी क्या है? जनता बोले हजूर हम तो आपकी प्रजा हैं, आप हमारे दाता हैं, आप भगवान विष्णु के अवतार हैं, लेकिन ये गेहूं जो है 300 रुपए से 1500 रुपए हो गए, हम तो जी नहीं पा रहे हैं। राजा ने आंखें तरेरी, वजीर इतनी हिम्मत कैसी हुई? इस गरीब का ध्यान नहीं रखा, आज से मैं गेहूं का रेट 1000 रुपए करता हूँ। प्रजा ने फिर नारा लगाया कि हजूर की जय हो, आप रहम। तो 300 का माल 1000 में बेचा। सिलेंडर पहले इतना बढ़ा दो, फिर 100 रुपए कम कर दो, फिर जयकारा लगवाओ कि हजूर आप तो महान है। क्या इन सब चीजों का असर पड़ता है? क्या लोगों को पता नहीं कि 2014 में कितने रुपए सिलेंडर देने की बातें हुई थी, और अब चुनाव से पहले हो सकता है पेट्रोल और डीजल के रेट भी कम हो जाएं, बाकी सुविधाएं भी मिल जाए, महंगाई भत्ता मिल गया सरकारी कर्मचारियों को। चुनाव से ठीक पहले जो रेवड़ी बढ़ती है, क्या चुनाव से घटना? ठीक पहले जो रेवड़ी बचती है संजय जी, इसके कई अध्ययन हो चुके हैं, उसका मतदाताओं पर प्रभाव ना के बराबर पड़ता है। जब भी आप अगर आप चुनाव के 1 साल पहले राहत देंगे, 1 साल से 6 महीने पहले के बीच में अगर आप राहत देंगे, तो उसका तो असर पड़ता है सकारात्मक रूप से। लोग सोचते हैं कि सरकार हमारे पक्ष में सोच रही है। लेकिन चुनाव के ठीक पहले, अभी तो हफ्ता भर रह गया चुनाव घोषित होने में, अगर चुनाव के ठीक पहले जब आपको इस प्रकार की तथाकथित राहतें मिलती हैं, तो उसका तकरीबन कोई असर नहीं पड़ता। ये सिर्फ जो टीवी के ऊपर टॉकिंग पॉइंट है और सरकार के पास कहने के लिए कुछ है, हमने कर दिया है, ताकि आरोप लगे तो उस आरोप का जवाब देने के लिए सरकार के पास कुछ हो। इसके अलावा इसका कोई और असर पड़ने वाला नहीं है। दूसरे, ये महिला दिवस के नाम पे किया गया, और साथ में प्रधानमंत्री ने जो अपना जो टिप्पणी उसके ऊपर जारी की है, उसमें ये सब सुधा मूर्ति को राज्यसभा में मनोनयन किया गया है, उसको भी महिला शक्ति के प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। देखिए, मैं ये मानता हूं और मुझे यकीन है कि आप भी मेरी बात की तस्दीक करेंगे, इस वक्त भारत में महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या उनकी सुरक्षा का प्रश्न है। उनके साथ हिंसा ना हो, परिवार के अंदर, परिवार के बाहर, उनके साथ सड़कों पर यौन दुराचार ना हो, उनके पास कार्यस्थल के ऊपर उनके
उनकी ऊपर बुरी नजर न डाली जाए, उनकी छेड़छाड़ ना हो, उनका मोलेस्टेशन ना हो, बलात्कार ना हो। ये है सबसे बड़ा सवाल। अब कानपुर में जो घटना हुई छोटी मोटी कोई घटना नहीं, बलात्कार हुआ, बलात्कार की शिकार दोनों लड़की हुई पाई गई, दोनों लड़कियां। उसके पिता को भी आत्महत्या करनी पड़ी, एक विदेशी स्त्री थी उसके साथ। ये सब उत्तर प्रदेश में हुआ है। अब प्रधानमंत्री संदेश खाली ये सब करते रहते हैं, लेकिन ये देश में बहुत से संदेश खाली हैं, और इस देश में बहुत से शेख शाहजहां और बहुत से बृजभूषण शरण सिंह हैं जिनको सत्ता का सहयोग प्राप्त है और उसके लिए मनमाना करते हैं। उनकी मनमानी की शिकार स्त्रियां बनती हैं। इस चीज के ऊपर फोकस करने की बजाय, और ये सरकार का दायित्व है कि ऐसा वो ना होने दे, ये उत्तर प्रदेश की सरकार का दायित्व है, ये प्रधानमंत्री की सरकार का दायित्व है। और हर जगह तो डबल इंजन, जहां डबल इंजन की सरकार है वहां पे उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री का नहीं, केंद्र के गृह मंत्री का भी दायित्व आ जाता है। वरना आप नारा क्यों देते हैं कि डबल इंजन की सरकार है? ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। ये एक बात बताइए मुझे कि अवैध दुबे जी, ये जो आज सीट हुई 35 डिक्लेयर हुई, देखिए उत्तर प्रदेश का नाम नहीं है, तो क्या ये मायावती से जो संवाद चल रहा है, मायावती से जो बातचीत चल रही है, अमेठी और रायबरेली सब इंतजार कर रहे थे, राहुल गांधी का वायनाड से तो नाम आ गया, लेकिन अमेठी रायबरेली का जिक्र नहीं है। तो क्या ये जो आप बता रहे हैं मायावती की डील उसी का नतीजा है कि अभी पहले रुक जाओ, बातचीत शुरू हो जाने दो, उसी की हो वजह से रखी सकता है। मैं इस संभावना से इनकार नहीं कर रहा हूँ। संभावना कितनी भी कमजोर हो, लेकिन मैं संभावना से इनकार नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है कि कांग्रेस सोचती हो जब तक इस संभावना का पूरी तरीके से दोहन न कर लिया जाए, सकारात्मक ये होती है तो अच्छी बात है, नहीं होती है तो अच्छी बात, तो उस हिसाब से देखेंगे। अगर होगी तो उसके हिसाब से सब कुछ फिर बदल जाएगा। फिर तो एक दूसरे से बातचीत करके तीनों लोग बैठेंगे, बातचीत करके उत्तर प्रदेश में अपने अपने उम्मीदवार तय करेंगे, तो बहुत फर्क पड़ेगा इस बात से। क्या लग रहा है कि क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में अगर ये हालात रहे कि अगर मायावती की आने की संभावना दिखी, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की नाराजगी की खबरें ऐसी चलती रहीं, तो आपके हिसाब से फिर प्रधानमंत्री के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास प्लान बी क्या होगा? देखिए, अगर मायावती वाला प्रकरण सामने आता है, तो मायावती को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाता है, तो नरेंद्र मोदी को अभी तक जितने उनके पास प्लान है, प्लान ए हो और बी हो, सी हो, इन सबको खारिज करना पड़ेगा और एक बिल्कुल नया प्लान बनाना पड़ेगा। फिर इन सब प्लानों से काम, इन सब योजनाओं से काम नहीं चलना, वो तो बात कुछ बदल ही जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है और फिर उन्हें भारतीय जनता पार्टी के अंदर के जो अंतर्विरोध हैं, जो बिहार में सामने आ रहे हैं, जो महाराष्ट्र में सामने आ रहे हैं, जो कर्नाटक में सामने आने वाले हैं, और जो उत्तर प्रदेश के जिन अंतर्विरोधों के ऊपर हम लोग लगभग रोज ही अपनी उंगली रखते हैं, वो है, तो उनको उनसे निपटने के लिए एक पुख्ता योजना बनानी पड़ेगी। अगर वो नहीं बनाएंगे तो उनको चुनाव में उससे नुकसान हो सकता है। अच्छा, बाकी अंतर्विरोध तो छोड़ दीजिए, वो तो चलते रहेंगे। नितिन गडकरी की ऊपर जो चर्चाएं पिछले 72 घंटे में हुई पूरे देश में कि गडकरी का ये हाल कर दिया, गडकरी का जो हाल कर दिया, उससे ज्यादा चिंता की बात ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में पत्ता नहीं खड़का। पूरी भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि सबसे अच्छे मंत्री नितिन गडकरी। पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेता मान रहे थे सीटें 230 तक रह गई, एनडीए की सरकार टूट फूट की सरकार बनने की संभावना हुई तो गडकरी प्रधानमंत्री। उस गडकरी का यह हाल कर दिया कि गडकरी को टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, और अब मिले भी तो क्या फायदा, पहली लिस्ट में नाम नहीं आया तो अपमान तो हो गया। गडकरी का इतना अपमान भारतीय जनता पार्टी में, क्या कभी आपने कल्पना करी थी ऐसा हो सकता है? यहाँ तक मेरा मानना है, जहां तक मेरा सवाल है, मैं तो ये मानता हूं कि 2019 के बाद जिस तरीके से राजनीति आगे बढ़ी, मुझे तो लग रहा था कि 2024 तक आते आते नरेंद्र मोदी, गडकरी और राजनाथ सिंह, ये जो अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी के जमाने की भाजपा है, इन दोनों से छुटकारा प्राप्त कर लेंगे, ऐसा मेरा मानना था। तो अभी तक जो संकेत मिले हैं, वो संकेत यही मिले हैं कि वो गडकरी से छुटकारा प्राप्त करने की तरफ जा रहे हैं। इस प्रकार के संकेत मिले हैं। अभी राजनाथ सिंह जी वाला संकेत नहीं मिला है, उनका नाम भी पहली लिस्ट में आ गया कि वो लखनऊ से लड़ेंगे दोबारा, लेकिन गडकरी जी के बारे में तो ये बात कही जा रही है और अंदाजे इसी तरफ लग रहे हैं। तो जो कहा जाता था कि गडकरी को कहा गया था, सही बात भी है कि गडकरी के और संघ के, आरएसएस के बहुत अच्छे रिश्ते हैं, करीबी रिश्ते हैं, तो संघ की भी इतनी ऐसी हैसियत नहीं रह गई, आरएसएस की इतनी औकात नहीं रह गई कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में किसी भी किस्म की निर्णायक भूमिका उसकी नहीं है। ये राम मंदिर का ये प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उससे भी जाहिर हुआ, उससे पहले से जाहिर था
मैं ये समझता हूं कि पिछले 5 वर्ष में जो पहला कार्यकाल था नरेंद्र मोदी का, उसमें थी कुछ भूमिका इनकी, लेकिन 2019 की पूर्व संध्या पर नरेंद्र मोदी ने जब राम मंदिर वाले सवाल पर संघ के दबाव को ठुकरा दिया पूरी तरीके से, और स्मिता प्रकाश को अपने इंटरव्यू में कह दिया कि संसद उसके लिए कोई कानून बनाने नहीं जा रही है क्योंकि मामला सब जुड़े से है, अदालत में विचाराधीन है, अदालत ही फैसला करेगी। जब ये नरेंद्र मोदी ने, और जबकि संघ इसके खिलाफ था और संघ के तमाम समर्थक और उनके पैरोकार और बुद्धिजीवी टीवी पर लगातार नरेंद्र मोदी की सरकार को आड़े हाथों ले रहे थे, और रामलीला मैदान भी इन लोगों ने भर दिया था, वो सब हो गया था। उसके बाद से मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी मौका नहीं आया है जबकि संघ की बात नरेंद्र मोदी ने कभी सुनी हो, या संघ ने भी मेरे ख्याल से उनको कोई राय मशवरा देना बंद कर दिया है। हाँ, कब तक अपनी एक तरह से कब तक अपनी बेइज्जती कराया। केवल शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों वगैरह को छोड़ के और इस पाठ्यक्रम वगैरह बनाने के सवाल को, इसको ये तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए उन्होंने रिजर्व कर रखा है पूरा हिस्सा। बाकी और किसी भी मुद्दे के ऊपर संघ की अब नहीं चलती। तो ये संघ भी अपने आप को बड़ा उपेक्षित, बड़ा दयनीय हालत में मान रहा होगा। कहाँ एक टाइम ऐसा होता था कि मंत्री बनेंगे तो हम पूछेंगे, अब मुख्यमंत्री बदल जाते तो संघ की पूछ नहीं होती। अब तो देखिए स्थिति ये है कि नरेंद्र मोदी जो हिंदुत्व की राजनीति है उसकी एक मजबूरी बन चुके हैं। उनके विरोधी भी इस तरह से सोचते हैं कि अगर मान लीजिए हमने विरोध किया इनका, नरेंद्र मोदी का, इनको नुकसान पहुंचाया, तो उससे कुल मिला के हिंदुत्व की राजनीति को नुकसान होगा, और हम सब लोग कहीं ना कहीं, हम सब लोग किसके नुकसान होंगे, ये गिर गए तो हम भी गिर जाएंगे, हमारे पास भी हाथ में कुछ नहीं रहेगा। इसलिए इसके अंदर से इन लोगों को समर्थन प्राप्त होता है। बिल्कुल ठीक बात है, और हकीकत भी ये लग रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आज राजनीति को इतने विस्तार से आपने हमसे बातचीत की, समझाया। जी जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अभय दुबे जी, और हम बात कर रहे थे आज के राजनीति के माहौल को। मुझको यकीन है ये चर्चा आपको पसंद आई होगी। चैनल को ज्वाइन करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलें। शुक्रिया, थैंक यू।